नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता है दिव्या। पिछली कड़ी में हमने स्वयंसेवी संगठनों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आश्रय अधिकार अभियान के बारे में जाना था और हमने बात की थी डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार से, जो कि एक समाज सुधारक हैं। और इस कड़ी में भी हम उन्हीं से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में और उनके कामों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि दिल्ली में काफी रैन बसेरे हैं जिनकी मदद आपने की। इस कड़ी में ये जानना चाहेंगे कि रैन बसेरे में सीनियर सिटीजन की कितनी ज्यादा तादाद आपको देखने को मिलती है। तो दुर्भाग्य ये है कि अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत और शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए जो आश्रय गृह का निर्माण की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना तो है, लेकिन स्पेशलाइज्ड होम बोल करके कोई परिकल्पना नहीं है। तो अभी बहुत गैप है। अगर हम गैप के ऊपर बात करें तो गैप ये है कि लोग बात तो करते हैं कि यहाँ रैन बसेरे हो जाएं या आश्रय गृह हो जाए, इस तरीके के हो जाएं, लेकिन हम उस रैन बसेरों में ओल्ड एज लोगों को ध्यान में रखते हुए, खास करके वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं को संग्रहित नहीं कर पाए हैं। वो शेल्टर तो है, लेकिन उनकी ज़रूरत चूँकि ओल्ड एज के अनुसार अलग होगी, उनके सोने की, उनके जगने की, उनको वहाँ पहुँचने की, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग प्रकार से है। तो ऐसे हालत में स्पेशलाइज्ड बोल करके कोई शेल्टर होम नहीं है। हमें लगता है कि हमें स्पेशलाइज्ड शेल्टर होम देने की ज़रूरत है, और ये तब होगा जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाए, उनके योजनाओं को लिया जाए, और जो बुनियादी छोटी छोटी, जैसे ओल्ड एज लोग जो हैं, हमारे 60 साल वाले लोग हैं, अब ये लोग तो बहुत ज़्यादा वनरेबल है, और वनरेबिलिटी के बाद ये होमलेस भी हैं और बीमार भी हैं और भूखे भी हैं और कपड़ा विहीन भी हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को उसके साथ जोड़ेंगे तभी तो इनके लिए बुनियादी अवसर की तलाश कर पाएंगे। तो ये सारा लैकिंग है, और स्पेशलाइज्ड बोल करके कुछ नहीं है ऐसा। हमने एक अपने स्तर पे प्रयास किया था। तो हमने किया था अपने आश्रय गृह में, सबसे पहले उनका शुभ प्रवेश करते थे। मतलब अगर कोई एक आश्रय गृह है तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो आने के क्रम में क्या है कि सबसे पहले वहाँ वरिष्ठ नागरिक लोगों की एंट्री होती थी। एक कोना डेजिग्नेट कर दिया था कि ये कोना है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके लिए उनका मेडिकल कार्ड बनाया हम लोगों ने। उसके बाद जो एज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी, पेंशन्स की बात या डीटीसी में टिकट्स की बात, या उन्हें साल भर में एक बार तीर्थ यात्रा कराने की बात, या उनका खुद का ही मंच बना करके उनको स्थापित करने की बात, और उनका अगर कोई मंच ऐसा बना देते, मंच मतलब एनजीओ, सो डैट कि वो अपने पैर पे फिर से अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सके,
अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फिर अपनी अहमियत के साथ अपने आप को जोड़ सके, राइट। तो उनको फिर उनका एक मंच बना के खड़ा किया। फिर उनको हम लोगों ने किया, हर साल हमारे यहाँ बहुत सारे टेंट्स लगाते हैं हम लोगों को, उसमें से कुछ लोगों को खड़ा करके बोला कि आप इस टेंट का प्रबंधन ओल्ड एज वाले लोग देखेंगे। तो उनको फिर से इंडिपेंडेंस के स्तर पे दे दिया काम। एक कैंटीन बनाया और कैंटीन दे दिया कि आप ओल्ड एज लोग चलाएंगे। तो सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस की तरफ लेकर के गए उन्हें, और उनका फिर एक मंच बनाया जिसमें उनका अध्यक्ष, उनका उपाध्यक्ष, और बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया। तो हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के आधार पे इसको ग्राउंड पे भी बहुत स्तर पे फलीभूत किया और एक्सपेरिमेंट दिया कि अगर हमारे अंदर खुद का विजडम है, हमारे अंदर खुद का जज्बा है और कुछ कर गुजरने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो ओल्ड एज लोगों के लिए भी वरिष्ठ नागरिक मंच बना करके हम लोगों ने इस तरीके का स्थापित किया। और लास्ट में जब उनकी डेथ हो जाती थी तो आमतौर पे क्या है परिपाटी, ये है कि आपको अनआइडेंटिफाइड डेथ, दिल्ली पुलिस के कोटे में उनके ग्रामर में ये लिखा हुआ है कि UID, एक व्यक्ति मिला जिसकी उम्र इतने दिख रही है, वो दिखने में गोरा है, वो लंबा है और उसने घड़ी पहनी हुई है, डेट्स ऑल। ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे करके अनआइडेंटिफाइड लाश के तौर पर उसको जला दिया जाता था। लेकिन हमारे इस काम के बाद हमारे वो बुजुर्ग साथी उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार तक लेके गए, और न सिर्फ वहाँ लेके गए, उनकी अस्थियों को भी ले जा करके वहाँ दिया। तो कहने का मतलब है हमने रीडिफाइनिंग किया, सोसाइटी को उस प्रकार से लेकर के आए जिसमें दिल की जो संजीदगी होती है उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने धरातल पर उतारा और कहा कि आप अब बेघर नहीं हो। हमने उनका बर्थडे मनाना सेलिब्रेट किया, हमने उनके चरण स्पर्श करने शुरू किया कि होमलेसनेस क्या है और होमलेसनेस में भी ओल्ड एज क्या है। उसकी जब परिभाषा अगर आप देखो तो देखोगे वो घर से निकलते हैं, बहुत बार अपना सब कुछ त्याग देते हैं, ये ले लो भैया तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक सेना के बुजुर्ग थे, उन्हें पेंशन मिलता था, उन्होंने अपना सारा पेंशन को अपने बेटे के नाम कर दिया। बेटा रिक्शे पे बिठा करके हमारे शेल्टर के बाहर उनको लाकर छोड़ दिया, बोला कि मैं आधा घंटा में आता हूँ, और उसके बाद बेटा कभी नहीं आया। सर साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इन लोगों के लिए कोई सरकारी योजना भी है? तो इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं। एक तो वैसे बुजुर्ग लोग जो घरों में हैं अपने पिता पुत्र के साथ, अपने परिवार के साथ, तो उनकी परेशानी कुछ खास प्रकार से है। लेकिन जब वहाँ एडजस्टमेंट का स्तर बहुत बड़ा हो जाता है तो घर को छोड़ देते हैं। उनके लिए उनका डिग्निटी, उनका स्वाभिमान, उनका खुशी और परिवार के लिए सेक्रीफाइस, जो व्यक्ति जीवन भर सेक्रीफाइस किया उस उम्र में भी सेक्रीफाइस करने की क्षमता, और उन्होंने घर त्याग दिया और त्याग करके वो सड़क पे आ जाते हैं। और बेशक तमाम मौसम की मार, पुलिस की मार, आसपास में रहने वाले लोगों की मार, ये सब कुछ झेलते हैं, इसके बावजूद भी घर नहीं जाते हैं। सरकार इन दोनों स्तर के बीच का जो गैप है, एक्चुअली सरकार वो कड़ी है जो दे ऑलवेज वांट टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन 2 डिफरेंट पार्ट्स, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन द एप्रीहेंशन। अपीयरेंस में भी वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो जब अपीयरेंस में वो सारी चीज़ें नहीं है तो ब्रिजिंग द गैप उनके पास में नहीं हो पाता। तो ब्रिजिंग द गैप करना बहुत आवश्यक है, सरकार को नीतियों के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। सरकार अभी उन छोटी बुनियादी चीज़ों को ऊपर लेकर के नहीं देख पाती है, तो इस कारण से उसमें गैप बना रहता है। तो सरकार ने ऐसा कोई फॉर्मुलेट नहीं कर पाया है, क्योंकि आप अगर देखिए कि भारतवर्ष में 16 करोड़ के आसपास बुजुर्ग ऐसे वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, उसमें से कुछ APL है, एबव पॉवर्टी लाइन, कुछ BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और सरकार के स्तर पे जो BPL लोग हैं, उन BPL लोगों में 200 रुपये का एक पेंशन देने का प्रोविज़न है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम्स के तहत, सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के 200 रुपीज़, राइट। अब ये 200 रुपये क्या कहलाता है? ये 200 रुपये ये है कि आज के डेट में 10 पानी का बोतल, मतलब एक आदमी 10 पानी के बोतल में कैसे अपना मंथ चला सकता है। तो जो सिस्टम ऑफ डिलीवरी है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और दिल्ली और अन्य राज्यों का जो पेंशन देने का स्कीम है उस स्कीम में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिस डिफ़िकल्टीज़ को हमें भरने की आवश्यकता है। और क्रियान्वयन और नीति दोनों में बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इन छोटे छोटे पहलुओं पर जब तक ध्यान नहीं देगी तो ये बहुत विकराल होने वाला है।
अगले 2031 तक और 2041 तक हम मूल रूप से एक ऐसा मुल्क बनने वाले हैं जिस मुल्क में बुजुर्ग लोगों की जो तादाद है, वरिष्ठ लोगों की जो तादाद है, वो बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली है। तो अगर अभी से हम तैयार नहीं हुए, अभी से प्रिपेयर्डनेस नहीं हुआ, तो शायद उस समय जा कर के ये हमारे समाधान और मैनेजमेंट के दायरे से बहुत बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल सर। सर, अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के बीच का एक बहुत बड़ा परेशानी और समस्या है, और नागरिक समाज अगर इस परेशानी और इस समस्या को अगर बहुत दिल से अगर सोचेगा और सोच करके तमाम लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार के हालात के शिकार हैं, उनके साथ संवेदना रखेगा और अपने एरिया के लोगों के साथ, खास करके हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक हम अपने चुनिंदा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक अगर नहीं पहुंचते हैं कुछ सजेशंस के साथ, तो शायद वो सजेशन आगे नहीं जाता है। तो एक तो सजेशंस को लेकर के हम वहाँ पहुँचे, और गवर्नमेंट के साथ जो गैप है, गवर्नमेंट माध्यम का काम करती है और हम और आप गवर्नमेंट नहीं हो सकते हैं। हमारा और आपका जो रिच है गवर्नमेंट इतना नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट रिच को बढ़ाने की खास तौर पे ज़रूरत है, ताकि हम माध्यम बन सके, और माध्यम बनने के बाद हम वहाँ तक पहुँच सके जहाँ से ये समस्या समाधान के स्तर पे जाए। और ये एक आदमी का, ना सरकार का और ना जो व्यक्ति पीड़ित है उसका काम है, बल्कि इसमें नागरिक समाज की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये है, तो मुझे लगता है ओल्ड एज और वरिष्ठ नागरिक मंच के जो साथी लोग हैं, उनको उनकी जो स्थिति है उसको एक छोटे से कविता के माध्यम से हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। वो कविता ऐसी है कि उस दौर में जाकर के अगर आप इसको महसूस करना चाहेंगी तो बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगी। और ये बहुत मिसिंग है, कनेक्ट बहुत मिसिंग है। अगर ये कनेक्ट नहीं है तो हम उनके संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को, उनके सोच को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। और जब महसूस नहीं कर पाएंगे, जब चीज़ें को करीने से समझ नहीं पाएंगे, तो शायद ये धरातल पे उतर नहीं पाएगी उस तरीके से। तो उस कविता के माध्यम से आप उसको समझिए। तो कहते हैं कि चढ़ते सूरज की सलामी सबको मिलती है, अगर गर्दिश में हो तो कोई पानी भी नहीं देता। जवां जिस्मों की राहों में सभी पलके बिछाते हैं, कोई बेबस को बुढ़ापे में सहारा क्यों नहीं देता। दौलत के धागे में बंधे हैं सब रिश्ते, दौलत के धागे में बंधे हैं सब रिश्ते, मुफलिस की मैयत को कोई कंधा नहीं देता। मगर इंसाफ की बातें क्या करें, जहां मुजरिम है मुनसिफ है। मतलब घर के लोग ही तो निकाल रहे हैं उन्हें, और उन्हीं से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वही हमारा निर्णय सुनाएंगे, तो शायद ये उस प्रकार से नहीं हो पाता है। आखिर में यहाँ सच्चे लोगों को कोई जीने नहीं देता, पी के अश्क जीता रहा हूँ मैं, यहाँ प्यासे को भी कोई नीर अब पीने नहीं देता। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद।